जी, मैं डॉक्टर प्रीता पवार, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद से मैं दिसंबर 2019 में मैंने वीआरएस ली थी और अब मैं आपके पास अपने एक मसले को लेकर आई हूँ, इस उम्मीद से कि पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जो एक अन्याय का, घोर अन्याय का जो मामला है वो जनता तक पहुँचे, दर्शकों तक पहुँचे और पता चले सबको कि जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ पर किस किस तरह के गलत काम किए जाते हैं और फिर उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। इस मसले को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। जी बताइए, क्या है मामला थोड़ा? जी, मैं 2019 मई का मामला है। उस समय लगातार 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिससे मेरा मानसिक संतुलन भी खराब हुआ और मैं कॉलेज से प्री मैच्योर वीआरएस लेने के लिए भी मुझे बाध्य होना पड़ा। मुझ पर एक तरह का प्रेशर बनाया जा रहा था बार बार और वो प्रेशर कई तरह का था। मैं उसका विस्तार में तो वर्णन नहीं करूँगी, लेकिन विशेष रूप से सोशल मीडिया पर, जो कि इतना सशक्त मीडिया है, जो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक जो पोस्ट पहुंचती है सोशल मीडिया की और फिर राय बनती है, तो सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ और महाविद्यालय के खिलाफ, महाविद्यालय की छात्र छात्राओं के खिलाफ एक बहुत ही घिनौनी पोस्ट वायरल हुई। उस पोस्ट को लेकर मैं आज तक लड़ रही हूँ ताकि मुझे न्याय मिले, अपराधी कौन है इसका पता चले। अभी ये मामला न्यायालय, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। क्योंकि मुझे ये नहीं पता चल सका पुलिस के माध्यम से कि किसने वो पोस्ट वायरल की, इसीलिए मैं न्यायालय में गई और वहीं से ही मुझे पता चला है कि एक व्यक्ति विशेष पर, एक प्राध्यापिका विशेष पर आकर ये जांच रुकी। तो मैं इस मामले को मैंने पॉइंट दर पॉइंट स्वयं लिखा है ताकि मैं इसे प्रस्तुत कर सकूं मीडिया के सामने, समाज के प्रबुद्ध लोगों के सामने, और वही मैं अपना स्वयं का लिखा हुआ आपके सामने, ताकि इसकी केस की विस्तृत जानकारी, बारीकी से इसकी जानकारी सब तक पहुंच सके, इसे मैं पढ़ना चाहूँगी आपके सामने। जो पोस्ट वायरल हुई थी उसके कंटेंट मैं बताना चाहूँगी, जो कि बहुत ही घटिया और बहुत भयंकर है। नेहरू कॉलेज में भी एक प्रोफेसर, लैब अटेंडेंट और एक छात्रा भी शामिल है। आपकी खबर छपने के बाद सामने आया कि एक प्रोफेसर 5-6 छात्राओं को अलग कमरे में बैठाकर पेपर करवा रहा था। फ्लाइंग टीम ने पकड़ा, फोटोज़ लेकर मामला बनाया, तो प्रिंसिपल अब इस गिरोह को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ये प्रोफेसर भी परीक्षा में पास करवाने और अच्छे नंबर दिलवाने के नाम पर पैसा और यौन शोषण का खेल चलाता है। यौवन शोषण के तार नेहरू कॉलेज से जुड़े हैं। नेहरू कॉलेज में एक पुलिस अधिकारी की पत्नी प्रिंसिपल है। चौंकाने वाली बात यह है कि लड़कियों को कॉलेज से बाहर प्रभावशाली लोगों तक भेजा जाता था। इस मामले की जांच किसी सीटिंग जज से करवाई जाए तो चंडीगढ़ तक के अफसर नंगे हो जाएंगे। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि ऐसा प्रकरण वास्तव में राजकीय महिला महाविद्यालय फरीदाबाद में हुआ, जहाँ उस समय कार्यरत प्राचार्य सस्पेंड हुआ। एक प्रोफेसर और लैब अटेंडेंट को तुरंत जेल भेजा गया और उनकी इंक्वायरी खोली गई। यहाँ तो मात्र झूठी व्हाट्सएप पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, किंतु राजकीय महिला महाविद्यालय में ऐसा सचमुच हुआ था। दूसरी ओर राजकीय नेहरू महाविद्यालय में छात्र छात्राएं एक साथ पढ़ते हैं, फिर भी मेरे कार्यकाल में लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित थीं, क्योंकि वहां लड़कियों के लिए 24 घंटे गर्ल्स हेल्पलाइन थी, जहां वो किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकती थीं। राजकीय महिला महाविद्यालय के यौन उत्पीड़न मामले की नकल करते हुए मेरे खिलाफ षड्यंत्रों में लिप्त उन आपराधिक तत्वों ने एक भयावह षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोशल मीडिया पर उपरोक्त अमर्यादित, झूठी, आधारहीन और गुमनाम पोस्ट वायरल करवाई ताकि मेरा डिफेमेशन हो, झूठी शिकायत के आधार पर मेरे खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो और फिर मेरा सस्पेंशन हो। इस सारी की सारी प्रक्रिया में सर्वाधिक लाभ उस आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का होता जो इस महाविद्यालय में येन केन प्रकरण प्राचार्य के रूप में आना चाहता था। उपरोक्त पोस्ट का सृजनकर्ता यदि इतना ही सच्चा था तो नाम के साथ सामने आता, सबूतों के आधार पर सामने आता,
बेनाम पोस्ट डालकर किसी महिला अधिकारी की अस्मिता का खिलवाड़ करके उसके चरित्र हनन का घिनौना अपराध न करता। इसमें कुछ अत्यंत अहम मुद्दे हैं। इस पोस्ट के द्वारा मेरी ही अस्मिता का हनन नहीं हुआ, अपितु महाविद्यालय में पढ़ने वाली तमाम छात्राओं की अस्मिता का हनन हुआ है। क्या इस महाविद्यालय की छात्राएं इतनी सर्वसुलभ हैं कि उन्हें सहज ही बाहर भेजा जा सकता है? यह पोस्ट न केवल छात्राओं बल्कि उन तमाम छात्राओं के परिवारों का भी अपमान करती हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए महाविद्यालय में भेजा हुआ था। पोस्ट में एक अत्यंत आपत्तिजनक पंक्ति है, लड़कियों को कॉलेज से बाहर प्रभावशाली लोगों तक भेजा जाता है। अर्थात इस पोस्ट के माध्यम से समाज के प्रभावशाली लोगों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई गई है। और यदि वास्तव में ऐसे प्रभावशाली लोग थे जिनके पास महाविद्यालय से लड़कियों को भेजा गया, तो उन प्रभावशाली लोगों के कुछ नाम तो अवश्य ही होंगे। पोस्ट के सृजनकर्ता ने उन तथाकथित प्रभावशाली लोगों के नाम क्यों नहीं लिखे? इस पोस्ट की आगे की पंक्ति है, इस मामले की किसी सीटिंग जज से जांच करवाई जाए तो चंडीगढ़ तक के अफसर नंगे हो जाएंगे। अर्थात न केवल चंडीगढ़ के अफसर बल्कि फरीदाबाद से चंडीगढ़ के बीच में भी जो तमाम अफसर बैठे हैं वो सभी भी नंगे हो जाएंगे। यह पोस्ट सामाजिक शांति को भंग कर सामाजिक असंतोष और विप्लव पैदा करने वाली थी, जिसमें न केवल एक महिला प्राचार्य, न केवल फरीदाबाद जैसे बड़े जिले के नोडल राजकीय महाविद्यालय की छात्राओं व उनके परिजनों की अस्मिता भंग हुई, बल्कि शहर के तमाम नामी गिरामी व्यक्ति व चंडीगढ़ तक के अफसरों के चरित्रों पर भी सवालिया निशान लगाया गया। क्या पुलिस द्वारा सामाजिक सद्भावना और सामाजिक शांति को भंग करने वाली व एक महिला प्राचार्य व बेटियों की अस्मिता का हनन करने वाली इस दूषित पोस्ट की निष्पक्ष व सत्यनिष्ठ जांच नहीं होनी चाहिए थी? सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट के अनुसार यौवन शोषण के तार नेहरू कॉलेज से जुड़े हैं। अर्थात जो शोषण का कांड राजकीय महिला महाविद्यालय फरीदाबाद में हुआ उसका असली संबंध राजकीय नेहरू महाविद्यालय से था। किंतु असली वस्तु स्थिति तो यह है कि वहाँ सबूत थे, तहकीकातें थीं, पुलिस थी, कोर्ट कचहरी थी, प्राचार्य का निलंबन था, एक प्रोफेसर और 2 अन्य कर्मचारियों की कैद थी और बेल न मिलने तक जेल की आबो हवा थी। और यहाँ केवल एक बेनाम कुत्सित सोशल पोस्ट थी। पोस्ट वायरल करने वाला यदि इतना सच्चा और खरा था तो सबूत भी देता, इस गलत काम को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के नाम भी देता, पुलिस को बुलाता, अपना चेहरा मोहरा दिखाता, कानून का सहारा लेता, कुछ तो ऐसा करता जिससे सच्चाई झलकती। किंतु ऐसा तो वो तब कर पाता जब लेश मात्र सच्चाई होती। निश्चित रूप से आपराधिक प्रवृत्ति वाले जिस भी व्यक्ति ने ये कुत्सित कांड किया है उसने न केवल एक महिला प्राचार्य और छात्राओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, न केवल समाज के मौजूद व्यक्तियों और अफसरों के ऊपर कीचड़ उछाला है, बल्कि एक विशाल सरकारी संस्था की मानहानि कर सरकार की छवि को भी बिगाड़ने का प्रयास किया है, जो अपने आप में एक जघन्य अपराध है। यह तो डॉक्टर प्रीता पवार को जैसे ही इस पोस्ट के बारे में पता चला उन्होंने तुरंत इसकी एफआईआर दर्ज करवाई। यदि उपरोक्त पोस्ट में कोई सच्चाई होती तो नेहरू महाविद्यालय में भी जांच होती, वहां भी पुलिस आती, वहां भी छात्रा सबूतों के आधार पर बयान देती नजर आती, वहां भी पुलिस द्वारा कर्मचारियों की धड़ पकड़ होती, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में वो खतरनाक पोस्ट न केवल डॉक्टर प्रीता पवार को अनेकों प्रकार से हानि पहुंचाती है, बल्कि एक सरकारी संस्था की मानहानि कर उसे भी हानि पहुंचाती है। राजकीय नेहरू महाविद्यालय एक को एजुकेशन संस्था है, यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों साथ पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वो झूठी पोस्ट चारों ओर वृहद स्तर पर वायरल हो जाती तो क्या माँ बाप अपने बच्चियों को वहाँ दाखिला देने भेजते? लड़कियां तो क्या, माँ बाप अपने लड़कों को भी ऐसे बदनाम कॉलेज में दाखिला देने से कतराते? क्या इससे राज्य का नुकसान न होता? अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त पोस्ट न केवल डॉक्टर प्रीता पवार के खिलाफ एक साजिश है, अपितु सामाजिक शांति में खलल डालने वाली और राज्य को हानि पहुंचाने वाली एक खतरनाक पोस्ट है, जिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है। उपरोक्त पोस्ट में एक उल्लेखनीय व गहन जांच का विषय भी है, और वो है पोस्ट की एक पंक्ति। आपकी खबर छपने के बाद सामने आया
कि एक प्रोफेसर 5-6 छात्राओं को अलग कमरे में बैठाकर पेपर करवा रहा था। यहाँ आपकी खबर का अर्थ है हिंदी समाचार पत्र पायोनियर की खबर। 22 मई 2019 को पायोनियर समाचार पत्र में एक खबर छपी कि राजकीय नेहरू महाविद्यालय में एक सेक्स रैकेट चल रहा है और उसकी शिकायत सीएम सेल में भी की जा चुकी है। डॉक्टर प्रीता पवार ने प्राचार्य होने के नाते उस खबर छापने वाले रिपोर्टर को उन तमाम सबूतों के साथ महाविद्यालय में आने को कहा जिसके आधार पर उसने महाविद्यालय की मानहानि करने वाली खबर छापी थी, किंतु वो पत्रकार नहीं आया और न ही उसने कोई सबूत दिए। महाविद्यालय में जिस सीएम सेल का जिक्र किया है, न ही महाविद्यालय के प्राचार्य के पास उसका कोई स्पष्टीकरण आया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वह खबर ही पूरी तरह से झूठी तथा डॉक्टर प्रीता पवार के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा मात्र थी। केवल पायोनियर में ही महाविद्यालय में चलने वाले तथाकथित काल्पनिक सेक्स रैकेट की खबर छपी और उसी को आधार बनाकर झूठी सोशल मीडिया पर वायरल करवाई गई। किंतु यहाँ हैरान करने वाला तथ्य यह है कि वह अमर्यादित पोस्ट 10 से 15 मई के बीच वायरल हुई और इस पोस्ट में जिस खबर का जिक्र है वो खबर 22 मई 2019 को पायोनियर समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। यह इस बात को पूर्णतः साबित करता है कि यह सब कुछ एक बड़ी साजिश के तहत हुआ और साजिशकर्ता अपनी कुत्सित चालों को चलाने की आपाधापी में तारीखों का तालमेल बैठाना भूल गया। यदि कोई सच्चा व्यक्ति होता तो इतने दिनों बाद छपने वाली काल्पनिक खबर को आधार बनाकर एक विध्वंसक पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल करने का भयानक अपराध कदापि न करता। यहाँ तो खबर पहले छप रही है और तथाकथित काल्पनिक वारदात बाद में हो रही है। क्या पुलिस को इस विसंगति पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? उपरोक्त पोस्ट में लिखा गया है कि इस सारे मामले की जांच किसी सिटिंग जज से करवाई जाए। पोस्ट के जन्मदाता की मांग अवश्य पूरी होनी चाहिए। निश्चित रूप से इस मसले की सभी एंगलों से गहन जांच होनी चाहिए और वो भी सिटिंग जज द्वारा, क्योंकि पीठ पीछे से वार करना और किसी निर्दोष, वह भी महिला, पर घिनौने आरोप लगाकर शैक्षणिक संस्था को बदनाम करना एक जघन्य अपराध है। इसी पोस्ट में कहा है कि फ्लाइंग टीम ने पकड़ा और फोटोज लेकर मामला बनाया तो प्रिंसिपल अब इस गिरोह को बचाने के लिए ताकत लगा रही है। हास्यास्पद बात यह है कि यदि प्रिंसिपल इस गिरोह को बचाने की पूरी ताकत लगाती तो वह तुरंत एफआईआर दर्ज न करवाती, पुलिस थानों के चक्कर न काटती, पुलिस से केस का स्टेटस न मांगती। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस की यह जांच अंत में राजकीय नेहरू महाविद्यालय में ही कार्यरत एक महिला प्राध्यापिका पर रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न डॉक्टर प्रीता पवार ने उठाना तो पोस्ट वायरल करने वाले अपराधी को चाहिए था, जो डॉक्टर प्रीता पवार पर आरोप लगा रहा था कि वह यौन शोषण कर नकल करवाने वाले गिरोह को बचा रही हैं। यदि फ्लाइंग टीम ने इस गिरोह को पकड़ा और फोटोज खींची तो कहाँ है वो फोटोज और कौन सी फ्लाइंग टीम थी वह? उस फ्लाइंग टीम की क्या रिपोर्ट थी और उस पर क्या कार्रवाई हुई? जब सब कुछ इतना हाई प्रोफाइल था तो गुमनाम व्हाट्सएप पोस्ट को वायरल करने की क्या आवश्यकता थी? पुलिस प्रणालियां और न्याय व्यवस्थाएं अपने अपने कार्य करती, किंतु गुमनाम व्हाट्सएप पोस्ट पर कैसी कार्रवाई? यहाँ तो केवल मात्र जांच बनती है ताकि भविष्य में कोई आपराधिक तत्व किसी भी व्यक्ति, विशेषकर किसी भी महिला की इस प्रकार से मानहानि न करे। पुलिस की जांच एक विशेष महिला प्राध्यापिका पर क्यों रुकी? निश्चित रूप से इसमें या तो वह महिला प्राध्यापिका स्वयं दोषी है या किसी प्रकार के भयंकर षड्यंत्रों में संलिप्त है, जिसने संभवतः अपने ऊंचे रसूखों के दम पर इतने जघन्य अपराध की जांच को बीच में ही रुकवा दिया। ऐसा भी संभव है कि उक्त पोस्ट के पीछे कोई और भी बड़ा, और भी ताकतवर, और भी अधिक आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, जो किसी कारणवश डॉक्टर प्रीता पवार से दुश्मनी रखता हो और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए एक गंदी पोस्ट वायरल करवाई हो। संभवतः वो सोचता हो कि पोस्ट के वायरल होने के बाद डॉक्टर प्रीता पवार डर जाएंगी और वे अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो उक्त व्यक्ति ने वह जांच ही बीच में रुकवा दी
और पुलिस ने अपनी जांच में अनट्रेस्ड की रिपोर्ट दे डाली। हैरान करने वाली रिपोर्ट। डॉक्टर प्रीता के मोबाइल नंबर पर डॉक्टर M.K. गुप्ता, जो उस समय राजकीय महाविद्यालय मोहना में प्राचार्य थे, के मोबाइल नंबर से उक्त पोस्ट आई। क्या डॉक्टर M.K. गुप्ता अनट्रेस्ड व्यक्ति थे? जांच राजकीय नेहरू महाविद्यालय में अंग्रेजी में कार्यरत एक महिला प्राध्यापिका, जिनका नाम श्रीमती रुचिरा खुल्लर है, पर रुक गई। तो क्या रुचिरा खुल्लर नाम की ये महिला प्राध्यापिका अनट्रेस्ड व्यक्ति हैं? निश्चित रूप से यह पुलिस की जांच नहीं, बल्कि जांच के नाम पर एक मखौल है, जिसमें अपराधी को बचाने का भरसक प्रयास किया गया है। यह भी संभव है कि रुचिरा खुल्लर के पीछे कोई और ताकत हो, जिसका नाम वो किसी दबाववश नहीं ले रही हो। जो भी है, यदि पुलिस निष्पक्ष और सत्यनिष्ठा से जांच करती तो निश्चित रूप से सत्य उजागर हो जाता। किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि पुलिस की यह जांच न केवल आधी अधूरी है, बल्कि निर्दोष व कर्मठ लोगों के मनोबल को गिराने वाली भी है। पुलिस द्वारा की गई ऐसी ही आधी अधूरी जांचें संभवतः समाज को अराजकता की तरफ ले जाती हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस से कोई क्या उम्मीद रखे? मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और निश्चित रूप से समय आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैम, आपके वक्तव्य में बार बार एक पोस्ट का जिक्र किया जा रहा है, तो आप इस पोस्ट को इतना खतरनाक कैसे मानते हैं? आप आतंकवादियों को खतरनाक क्यों मानते हैं? मैं अपना उत्तर प्रश्न में ही दूंगी। आतंकवादी बम विस्फोटों के माध्यम से शरीरों को ख़त्म करते हैं, और ये पोस्ट जो है शिक्षण संस्था से इसका संबंध है, जहां हमारे जो देश के भविष्य हैं, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो आगे देश को संभालेगी, वो पढ़ती है। तो ऐसी पोस्ट उनके संस्कारों को, उनके मूल्यों को, उनके वैल्यू सिस्टम को ख़त्म करती है कि जब हमारे शिक्षक ही ऐसे कामों में लिप्त हैं तो हमें दिशा निर्देश कहाँ से मिलेगा? तो ये इस तरह की पोस्ट जो है वो उनके वैल्यू सिस्टम को, उनके मूल्यों को, उनके विश्वास को, जो जिस विश्वास से वो महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की पोस्ट, इस तरह के गंदी चीज़ें वायरल हों तो वो उन बच्चों के जो नौजवान हमारे बच्चे हैं, 18, 19, 20 साल के जो हमारे युवा हैं, जिन्हें हमें मार्गदर्शन करना है, उन पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? तो इसलिए मैं इसे एक आतंकवादी गतिविधि से भी ज़्यादा खतरनाक मानती हूँ। आपने ये भी बताया कि ये जो जांच है जो समाज को अराजक बना सकती है, लेकिन पुलिस की आधी अधूरी जांच कैसे अराजक बना सकती है? आप ये देखिए, मैं अपना ही उदाहरण लेती हूँ, या कोई भी उदाहरण ले लीजिए कि अगर एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है और उसका पर्स कोई चोरी करके भाग जाता है, तो एक तो विक्टिम वो पहले ही हो गया, उसका नुकसान एक तरफ से एक पहले ही हो गया। और अगर वो पुलिस में जाता है और उसको भगा दिया जाता है तो वो दोबारा से उसको विक्टिमाइज हुआ। तो यही मेरे साथ हुआ। एक तरफ तो मैं वैसे पीड़ित, मेरे को मानसिक यंत्रणा हुई, मानसिक पीड़ा हुई, मैं आज तक भी मैं वो संतुलन मेरा नहीं बन पाया है। मेरे दिमाग में आज तक प्रश्न उठते हैं जो मेरे हिट करते हैं मुझे, कि इतना काम करने के बाद, इतनी सत्यनिष्ठा से महाविद्यालय की सेवा करने के बाद मुझे क्या मिला? तो जब मैं एक संस्था पर, एक सिस्टम पर जब मैं कर रही हूँ, क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ, तो एक तो उस जो पोस्ट पे मेरे खिलाफ इतनी घिनौनी पोस्ट वायरल हुई सोशल मीडिया पर, एक तो मैं वहाँ विक्टिमाइज हुई। फिर मैं पुलिस में गई एक उम्मीद के साथ, एक जो एजेंसी है, जांचकर्ता एजेंसी है, वहाँ गई, और मैं इस उम्मीद के साथ गई कि भाई अब यहाँ पुलिस जांच करेगी और सच जो जिसने ये वायरल किए वो सामने आएगा। तो उसको रोक दिया गया। इससे मेरा जो है मोराल जो है वो कितना डाउन होता है किसी भी व्यक्ति का। तो डबल मैं विक्टिमाइज हुई, और एक हताशा आती है, एक डेस्परेशन आती है, और उस हताशा में व्यक्ति जो है वो, उसके सारे विश्वास उठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति भटक सकता है। तो ये अराजकता तो यहीं से पैदा हो गई। तो जांच में रुचिरा खुल्लर का भी नाम सामने आया है, तो वो सच्चाई क्यों नहीं बताना चाहती जबकि जांच में उनका नाम है? हाँ, ये मैं हैरान हूँ कि वो ये इतने प्रतिष्ठित पद पर आसीन है, एक शिक्षिका हैं, और इतना उनका आदर्श, सिर्फ एक मैं मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही, उनका एक बहुत ही, एक शिक्षक जो है उसका तो एक बहुत आदर्श रोल होता है, उनका नाम सामने आ रहा है और वो बताना नहीं चाह रही हैं। ये एक हैरानी का मसला है। और इतनी, मतलब एक तो आप
गलत काम, गलत पोस्ट डालें, लेकिन एक घिनौनी पोस्ट डालें। गलत और घिनौनी में बहुत फर्क है। एक इतनी घिनौनी जिसमें छात्राओं की अस्मिता का सवाल है। मैं लड़ रही हूँ, वो छात्राएं थोड़ी लड़ सकती हैं। उनका मसला सामने आ रहा है, तो फिर माँ बाप किस विश्वास से बच्चों को भेजेंगे, किस विश्वास से वो महाविद्यालय में भेजेंगे। फिर भी वो नाम नहीं बताना चाह रही हैं, तो ये तो आप उन्हीं से पूछिए। तो मैम ऐसा तो नहीं है कि रुचिरा कुल्लर साहब की कोई दुश्मनी हो, क्योंकि इतना समय, लंबे समय होने के बाद भी आपने ये लड़ाई जारी रखी हुई है? देखिए, ये लड़ाई तो आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई मेरी अपनी बेटियां हैं। मेरी एक बेटी मैरिड है, 2 अनमैरिड हैं। तो कल को मैं उनका कहीं रिश्ता लेकर जाती हूँ और इस तरह का मामला सामने आ जाता है, तो क्या मैं उन्हें स्पष्टीकरण दूंगी? कोई मतलब मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती, मैं तो नजरें नहीं मिला सकती। तो ये मेरे आत्मसम्मान का मामला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई जिस व्यक्ति ने भी ये पोस्ट वायरल की है, क्या उसे कोई खौफ नहीं था? क्या उसे पुलिस का, सामाजिक संस्थाओं का, न्याय व्यवस्था का, क्या वो इतना बेखौफ है? जब वो मेरे जैसे, जो मैं इतने ऊंचे पद पर आसीन हूँ, जब वो मुझे टारगेट कर सकते हैं वो व्यक्ति, तो एक आम बच्ची को, आम लड़की को, आम महिला को टारगेट करना कितना आसान है। तो एक तरह से मैं ये एक समाज की बच्चियों के लिए भी मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने लिए तो लड़ ही रही हूँ। अगर आज मैं चुप हो जाती हूँ तो फिर तो ऐसे बहुत से मसले हैं जो फिर तो वो बेखौफ, उनके हौसले बढ़ जाएंगे, बुलंद हो जाएंगे कि क्या और आगे बढ़ेंगे और घिनौना कुछ करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई तो इस तरह की प्रवृत्तियों पर कोई तो लगाम लगाए। तो मैम, एक चीज को आप बार बार पोस्ट कह रही हैं, उसके अंदर केवल पोस्ट नहीं है, छात्राएं सामने आई जी। छात्राएं सामने आई थी। क्या वो छात्राएं कॉलेज की नहीं थी? क्या उनको भड़काया गया था? क्या नहीं, मेरे कॉलेज में नहीं, मेरे कॉलेज में कोई छात्राएं नहीं थी। वो राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्राएं थी। मेरे कॉलेज में तो कोई ऐसा प्रकरण ही नहीं हुआ। मेरे कॉलेज में तो आप ये देखिए कि वर्षों बाद एनएसएस की लड़कियों की टीम खड़ी की गई और ऑन कैंपस जो है वो लड़कियों का कैंप लगा और सक्सेसिवली एनएसएस में इतनी आशातीत उपलब्धियां हुई कि सक्सेसिवली 2017-18 और 18-19 में मुझे कॉलेज को गवर्नर अवार्ड मिला। तो मेरे कॉलेज में तो लड़कियां पूरी तरह से सुरक्षित थीं। यही चीज़ उन आपराधिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं हुई। और फिर क्यों डाली ये पोस्ट? सामने आते, पोस्ट डालने की आवश्यकता क्या थी? आपके कॉलेज से कोई रिलेटेड नहीं था? नहीं, राजकीय महिला महाविद्यालय का वो प्रकरण था। बिना बात के उछाला गया उसमें। हाँ, बिना बात के। और क्यों डाली बेनाम पोस्ट? अगर आप मेरे साथ हैं, आपको मुझसे कोई रंजिश है, आप नाम लेके आएंगे, आप पुलिस में जाएंगे, आप अड़ोस पड़ोस पंचायत करेंगे। आप मुझको पीठ पीछे तो छुरा मारने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता ना किसी को, कि आप जाइए और पीठ पीछे छुरा मारिए और भाग जाइए। और फिर अगर वो जिसके छुरा लगा है, अगर वो, ये छुरे से भी भयानक है, शरीर के घाव भरते हैं, लेकिन चरित्र और आत्मसम्मान पर दिया गया घाव, हमारी संस्कृति, हमारा जो साहित्य है, जो हमारी वो पवित्र पुस्तकें हैं, उनमें भी आप पढ़ के देखिए, रामायण में पढ़िए, महाभारत में पढ़िए, कि एक जो आपके एक स्त्री के मान सम्मान पर जब चोट लगती है तो वो कितनी गहरी होती है। आप ये देखिए, आपके मान सम्मान को चोट लगी है, आहत हुए हैं, और आपको जो है सिर्फ मेरे ही नहीं, तो छात्राओं के भी है। लेकिन अब जो है, अब आप सामने आए हैं एक बार फिर से इतने समय बाद। नहीं, समय बाद नहीं आई। आप ये देखिए, बिल्कुल अपने लगे होंगे, लेकिन अब मीडिया के सामने आप बड़े समय के बाद आए हैं, तो आप बीच में जो भी कर रहे होंगे, आपने अब तक क्या कार्रवाई की है बीच में इसको लीगली आवाज उठाने के लिए, और अब आगे क्या करेंगे लीगली, जिसने भी आपको या जो अन्य छात्राओं के जो मान को, सम्मान को जो है मानहानि की है? देखिए, मैं एक कानून व्यवस्था पर विश्वास रखती हूँ। मैं बिना सबूत के कैसे बोलूँ? क्या मैं उस जिसने ये पोस्ट वायरल की है उसमें और मुझ में कुछ तो फर्क होगा? मैंने पुलिस में रिपोर्ट कराई, FIR दर्ज कराई, दूसरे ही दिन कराई। उसके बाद मैं रिमाइंडर भेजती रही। उसके बाद मैं मतलब मैं इस बात को व्यक्तिगत पीड़ा का बयान नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मेरी अपनी लड़ाई थी, अपने भीतर की लड़ाई थी। उसका मेरे परिवार पर भी असर आया, मेरी बच्चियों पर भी असर आया, क्योंकि माँ पर असर आएगा तो परिवार पर तो आएगा ही आएगा, ये तो आप मानते हैं, घर परिवार वाले हैं।
तो मैंने रिमाइंडर मैंने VRS ले ली। आप ये देखिए, मेरी इतनी अच्छी सैलरी, मेरे इंक्रीमेंट मैंने खोया, मैं अपने कॉलेज को बहुत अच्छी तरह से चला रही थी। मेरे कॉलेज को गवर्नर अवार्ड दो साल तक मिले, ऐसी पहली बार हुआ है राजकीय महाविद्यालय के इतिहास में। 1971 का बना हुआ महाविद्यालय, पहली बार मेरे कार्यकाल में ये गवर्नर अवार्ड, ऐसे सहज तो नहीं मिलते। तो मैंने VRS ली। मैंने अपने सारे वित्तीय जो मेरे फ़ायदे थे वो मैंने छोड़े अपनी शांति के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। आज जो मेरे खिलाफ ये वायरल करवा रहा है वो मुझे और भी तो हानि पहुंचा सकता था। तो मैंने कानूनी रास्ता अपनाया। मैं पुलिस में गई, इंतज़ार किया। मेरी जल्दी से तो कोई पुलिस की जांच मेरे जल्दी करने से तो होगी नहीं, वो अपने तरीके से करेंगे। उसके बाद मैंने रिमाइंडर्स भेजे। मुझे तो रिसीविंग भी नहीं दी उन्होंने रिपोर्ट की। मैंने इनको ये दिखाया पंकज जी को कि रिसीविंग भी वो डॉक्टर सुनिधि को दे आए और उन्होंने रिसीविंग ले ली। रिसीविंग तो मेरे घर आनी चाहिए थी। जब मैं वहाँ से रिटायर होकर घर आ गई हूँ तो वहाँ रिसीविंग देने का क्या मतलब? कागज़ों का पेटा भर दिया, रिसीविंग लगा दी, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने वेट किया। फिर मैंने स्टेटस मांगा 17 सेक्टर में जाके, जो कंसर्न थाना है उनसे मैंने पर्सनली स्टेटस मांगा, क्योंकि मुझे कोई स्टेटस मिला ही नहीं था तब तक। 2021 में मैंने स्टेटस मांगा और स्टेटस जब मैंने उसमें भी उस स्टेटस में उन्होंने मुझे अनट्रेस्ड दे दिया। उसके बाद मैंने री इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मैं अनट्रेस्ड तो है ही नहीं। क्या रुचिरा खुल्लर जो प्राध्यापिका है वो अनट्रेस्ड पर्सन है? क्या आपके पास कोई मोबाइल नंबर से कोई मैसेज आएगा, वो नंबर तो आएगा ही ना। उस नंबर की हिस्ट्री तो हम खुद भी निकाल सकते हैं। पुलिस तो बड़े बड़े क्राइम्स का पता लगाती है, साइबर क्राइम्स का। तो मैंने री इन्वेस्टिगेशन करी। री इन्वेस्टिगेशन में भी 5-6 महीने निकल गए। इंतज़ार किया, भाई अब आएगी रिपोर्ट, अब आई। फिर उसके बाद मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली। फिर मैं कोर्ट में गई। कोर्ट में मेरी डेट लगी, उसके बाद दूसरी डेट लगी, उसके बाद तीसरी डेट लगी। तीसरी डेट में मुझे कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपीज़ मिली। उनको मिलके जब मेरे हाथ में पुख्ता आधार आ गए, तभी तो मैं आऊँगी आपके सामने। ऐसे हल्के आधारों से, अपने शक या अपने वहम या अपने विचारों के आधार पे, अपने शक शुबह के आधार पे तो मैं नहीं आऊँगी ना। मैं इन कागज़ों, ये जो कागज़ आपके सामने पड़े हैं, इनके आधार पे आपके सामने आई हूँ। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन तमाम छात्राओं की, मेरी अपनी बेटियों की, समाज की बेटियों के नाम की लड़की। आप इतना सहज कुछ भी आप वायरल कर देंगे कि प्रभावशाली लोगों तक भेजा जाता था कि मैडम कि वो प्रिंसिपल केस को दबा रही हैं। अगर मैं इस केस को दबाने वाली होती तो आज आपके सामने नहीं बैठी होती। चलिए, अब क्या चाहते हैं आप, किस तरह से आप? अब तो ये विचाराधीन है। माननीय न्यायालय पे मुझे पूरा विश्वास है। न्यायालय पे मुझे, क्योंकि ये तो ओपन केस है। एक नंबर, एक व्यक्ति, उसका नाम है सामने, उसका नाम है। आप उसको, हाँ उसका नाम है। किसी भी आप साइबर कंपनी में चले जाइए, वो निकाल के दे देगा। लेकिन मुझे तो कानूनन लड़ाई लड़नी है ना। मुझे कानूनन, मुझे व्यक्तिगत थोड़ी लड़नी है। मैं तो कानून के माध्यम से, ताकि एक मिसाल बने कि वो मैडम प्रीता थी, उन्होंने सच्चाई जानकर ही दम लिया। तो मुझे कानूनन लड़ाई लड़नी है और मेरी अपनी भी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने इतना सफ़र किया, मेरी बच्चियों ने सफ़र किया, मेरे हस्बैंड ने सफ़र किया। मैंने अपनी नौकरी, जहाँ मुझे इतनी बढ़िया बेहतरीन तनख्वाह मिल रही थी, मैंने वो नौकरी छोड़ी अपनी शांति के लिए। तो मुझे भी तो शांति मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब सालों साल आपने छात्राओं को जो है आपने शिक्षा दीक्षा दी, लेकिन एकदम से एक पोस्ट की वजह से आपको विलंब। एक पोस्ट नहीं है ये, एक पोस्ट नहीं है। इस पोस्ट के कंटेंट देखिए आप। पोस्ट के कंटेंट इतने भयानक है कि इसमें सारा समाज संलिप्त है। इसमें प्रभावशाली व्यक्ति में तो सबको ही आगे, क्या पता आप भी आगे प्रभावशाली में। प्रभावशाली व्यक्तियों तक लड़कियों, ये क्या मतलब है ये? और उस समय मैं प्राचार्य थी तो वो किस पे कीचड़ उछल रहा है? वो कीचड़ किस पे उछल रहा है और मैं चुप रहूं? मेरे ऊपर इतना भयानक कीचड़ उछल रहा है और मैं चुप रहूं? हो सकता है मैंने ये लड़ाई लड़ने के लिए, ताकि मुझे मेरा फर्दर और आगे नुकसान ना हो, इसलिए मैंने VRS ली कि मैं अब अपने आप को संतुलित करके, अपने आप को मजबूत बना के मैं ये लड़ाई लड़ूं। चलिए ठीक है मैम, हम आपकी बात दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी थैंक यू।